नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के अनुसार गद्य का विकास के अंतर्गत प्रकरण 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य का आविर्भाव। इसके पहले हमने ईसाई मिशनरियों का गद्य के विकास में क्या रोल रहा उसके बारे में पढ़ा। फिर इसी में हमने देखा कि हिंदी उर्दू विवाद कैसे उत्पन्न हुआ, भाषा के दृष्टिकोण से, लिपि की दृष्टिकोण से इसको देखा। इसी समय हिंदी गद्य के विकास को लेकर कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया और कुछ पत्रिकाएं ज़्यादा देर तक नहीं चली, बंद भी हो गई, उनको भी हमने देखा। साथ में हमने देखा कि हिंदी गद्य के विकास को लेकर जो प्रमुख व्यक्तित्व रहे, खासतौर से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्तित्वों ने कैसे विकास करने का प्रयास किया। बीच में सर सैयद अहमद खां और अन्य कैसे हिंदी को पीछे रखने की कोशिश किए और उर्दू को उसको केंद्र में रखना चाहे, जिसमें कि गारसद तासी के योगदानों को भी हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने उर्दू का पक्ष लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी जो स्टोरी है, ये स्टोरी आपके एग्जाम हॉल में काम में आएंगी। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी की आलोचना या फिर हिंदी को पीछे रखने की योजना या फिर उर्दू का पक्ष कौन लिया था, तो ये स्टोरी सुने रहेंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि गारसाद तासी लिया था। ठीक है, इसी तरीके से हमारा पूरा प्रयास रहता है कि कठिन से कठिन विषय को आपको आसानी से बता दिया जाए। इस वीडियो लेक्चर को आपको देखना कब है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं लगातार नज़दीक आती जा रही हैं, तो आप एमसीक्यू जरूर कीजिए, लेकिन जितने वक्त की ये वीडियो है उतना समय निकाल कर जरूर देखिए, क्योंकि हमारा जो बनाने का उद्देश्य है इसलिए कि हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो यहाँ से कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं 4 से 5 प्रश्न, तो आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, लेकिन ये सब्जेक्टिव तौर से भी जानकारी रखिए ताकि इसमें से नया प्रश्न कोई बने तो आप जरूर वहां पर बढ़त बना लें। ये बढ़त बनाने वाली वीडियो है, न सिर्फ यूजीसी नेट के लिए बल्कि यूपी टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, बात करते हैं कि कैसे गद्य साहित्य का आविर्भाव हुआ और उस जमाने में जो दो राजाओं की बात की गई पिछले वीडियो लेक्चर में कि वो मैदान में आ खड़े हुए या फिर मैदान में आ गए और कैसे हिंदी गद्य का विकास करने का प्रयास उन्होंने किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखे जाने लगी थी, इसकी चर्चा बनारस अखबार के संबंध में कर आए हैं। संवत 1913 में अर्थात बलवे के एक वर्ष पहले राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। तो इस तथ्य को ध्यान में रखना है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो कि शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए थे, उस समय और दूसरे विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का जोर था, जिनके मन में भाषापन का डर बराबर समाया रहता था। वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरी के लिए भाखा संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़े। ये देखिए किस तरीके से भाषा को लेकर भी लोगों के मन में डर रहता है, जैसे वर्तमान समय में हिंदी और अंग्रेजी को आप देख सकते हैं। उस जमाने में उर्दू पढ़ने वाले लोगों को हिंदी से थोड़ा सा डर था कि कहीं इसको भी माध्यम बना दिया जाएगा तो हमें न चाहते हुए भी हिंदी सीखना पड़ेगा। इस डर को आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो शुक्ल जी लिखते हैं आगे, अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि जब अदालती कामों में उर्दू ही काम में लाई जाती है तब एक और जबान का बोझ डालने से क्या लाभ। भाखा में हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते सुन वे हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे। इस परिस्थिति में राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदी का विरोध हो रहा था, उसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। हिंदी का सवाल जब आता तब मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहां तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी आए। यानी कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने देखा कि हिंदी का पुरजोर विरोध हो रहा है, तो उन्होंने कोशिश किया कि ऐसी हिंदी का प्रयोग किया जाए जो ठेठ हिंदी हो,
यानी कि संस्कृत निष्ठ हिंदी न हो, आम बोलचाल की भाषा हो, जिसको कि आगे उन्होंने आम फाम की भाषा का नाम दिया हुआ है। तो उसमें कुछ फारसी अरबी के शब्दों को उन्होंने शामिल किया। आप देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो हिंदी थी उसमें फारसी अरबी शब्दों का प्रयोग किया गया था या फिर नहीं किया गया था। इसी तरीके से ऑप्शन बनते हैं, या तो पॉजिटिव में रहेंगे या तो निगेटिव में रहेंगे। तो जब आप चीजों को जानते रहेंगे, स्टोरी को समझे रहेंगे, तो किसी तरीके से प्रश्न पूछा जाए, चाहे घुमाकर इधर से पूछा जाए चाहे इधर से पूछा जाए, आप तुरंत वहां पर कर लेंगे। तो आपके मन में बैठ रहा होगा कि जिस हिंदी को लेकर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आगे बढ़ रहे थे वो ठेठ हिंदी थी। तो चूंकि वो समय था उर्दू वालों का समय था, उर्दू जो पढ़ता था उसको तुरंत नौकरी मिल जाती थी, तो इस बीच कुछ शब्दों का प्रयोग उन्होंने हिंदी में भी किया, अरबी फारसी शब्दों का। कैसे शब्द थे? जो चलते शब्द थे, यानी कि जो प्रयोग में आते रहते थे। जैसे हम लोग भी कई बार अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि वो क्या, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में। आगे लिखते हैं कि उस समय साहित्य के कोर्स के लिए पुस्तकें नहीं थी। राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लग ही गए, पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर आदि अपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तकें लिखने में लगाया। ये देखिए टर्निंग पॉइंट्स है, यानी कि शुरुआती हिंदी में पुस्तकें लिखने का प्रयास किया तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। कई बार लोग गलती में राजा शिव प्रसाद सिंह बोल देते हैं। शिव प्रसाद सिंह आगे एक साहित्यकार जरूर रहे आधुनिक काल में, लेकिन ध्यान में रखिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनका पूरा नाम है। इन्होंने शुरुआत में हिंदी की पुस्तकें तैयार की और अपने दो मित्रों के साथ पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर, इन तीनों ने मिलकर हिंदी की पुस्तकें तैयार की। आगे लिखते हैं कि राजा साहब ने पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियां आदि लिखी, जैसे राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों को कोड़ा इत्यादि। यानी किताबों का नाम यहाँ पर देख लीजिए, राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कोड़ा। संवत 1909 और 1919 के बीच शिक्षा संबंधी अनेक पुस्तकें हिंदी में निकली, जिनमें से कुछ का उल्लेख किया जाता है। आगे लिखते हैं कि पंडित वंशीधर ने, जो आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदर्रिस थे, हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला जिसके हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम आबे हयात था। प्रिय विद्यार्थियों, अगर यूजीसी नेट के पुराने क्वेश्चन पेपर को देखेंगे आप, जस्ट अभी दिसंबर 2023 जून 2023 का, तो ये प्रश्न आया हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। सवाल पूछा गया है कि भारत खंडामृत और आबे हयात, जिसमें कि एक हिंदी कॉलम का नाम है भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम है आबे हयात, कौन पब्लिश करता था? तो यहाँ पर सही जवाब है पंडित बंशीधर, जो कि आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदर्रिस थे और हिंदी उर्दू का पत्र निकाला करते थे। यानी कि उनको पता था कि जब इन दोनों भाषाओं को साथ में हम लेकर चलेंगे तो ज्यादा विरोध नहीं होगा। ये भी कूटनीति का एक आप देखेंगे प्रकार कहा जा सकता है। तो आप परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए कि भारत खंडामृत और आबे हयात नाम से हिंदी उर्दू में कॉलम कौन निकाला था? उनका नाम है पंडित वंशीधर। उनकी लिखी पुस्तकों के नाम ये हैं: पुष्प वाटिका, भारतवर्षीय इतिहास, जीविका परिपाटी, जगत वृत्तांत। ये चार यहाँ पर पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। ये चारों आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में आप देख रहे हैं कि 5 ऑप्शन तक भी जा रहा है। तो इन चारों का नाम देकर और कूट वाइज पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन है कौन सा नहीं। सही उत्तर तक हमें पहुंचना है। तो आप ध्यान में रखिए कि वंशीधर न सिर्फ हिंदी उर्दू में पत्र निकाले, बल्कि उन्होंने कुछ पुस्तकों को लिखा भी, जिसमें कुछ अनुदित पुस्तकें भी हैं। पुष्प वाटिका, भारतवर्षीय इतिहास, जीविका परिपाटी, जगत वृत्तांत। इसके बाद जो दूसरे व्यक्ति हैं, पंडित श्रीलाल ने संवत 1909 में पत्र मालिका बनाई। गारसद तासी ने इन्हें कई पुस्तकों का लेखक कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप ऑनलाइनर किताबों में जाएंगे तो खोजते हुए थक जाएंगे कि गारसद तासी ने किसे कई पुस्तकों का लेखक कहा है। वो है पंडित श्रीलाल, जिनका की जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में किया गया है। तो ये भी तथ्य आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, गारसद तासी जो कि उर्दू का पक्षपाती था, लेकिन यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए
ग्रंथों की प्रशंसा करते हुए उसने कहा कि इन्हें कई पुस्तकों का लेखक कहा जा सकता है। बिहारी लाल ने गुलिस्ता के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद संवत 1919 में किया। पंडित बद्रीलाल ने डॉक्टर वैलेंटाइन के परामर्श के अनुसार संवत 1919 में हितोपदेश का अनुवाद किया, जिसमें बहुत सी कथाएं छाट दी गई थी। उसी वर्ष सिद्धांत संग्रह और उपदेश पुष्पावती नाम की 2 पुस्तकें निकली थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंडित श्रीलाल, पंडित बद्रीलाल, पंडित बंशीधर, इन्होंने हिंदी की पुस्तकों को तैयार किया और हिंदी गद्य का भी विकास किया। आगे लिखते हैं कि यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखी वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी। उनमें वह उर्दूपन नहीं भरा था जो उनकी पिछली किताबों इतिहास, तिमिरनाशक आदि में दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए राजा भोज का सपना से कुछ अंश उद्धृत किया जाता है। तो यहाँ पर राजा भोज का सपना जो है, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की पुस्तक है, उसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न सुना हो? उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही है। बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते हैं और बड़े बड़े भूपति उनके पांव पर अपना सिर नवाते हैं। सेना उसकी समुद्र के तरंगों का नमूना और खजाना उसका सोने चांदी और रत्नों की खान से भी दूना। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों के जी से भुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राजा भोज की प्रशंसा करते हुए उनको कर्ण से भी दानी बताया गया है और न्याय के रूप में विक्रम से भी आगे बताया गया है। तो यहाँ पर क्योंकि शुरुआती ये पुस्तक है तो लोगों का इंटरेस्ट जगे, लोगों की रुचि बढ़े उधर कि इस पुस्तक में क्या लिखा गया। लेकिन भाषा शैली आप देखिए तो एकदम से लग रहा है कि संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जिसके लिए वो जाने जाते थे कि इनका झुकाव उर्दू की तरफ था। उतना खुलकर उनका झुकाव नहीं था, वो मजबूरी थी। इस चीज को आप समझिए। मुझे याद आता है कि हमारे एक प्रोफेसर थे वीर भारत तलवार, उन्होंने पुस्तक लिखी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के ऊपर। ठीक है, आप रस्सा कस्सी नाम की उनकी पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। और एक मोनोग्राफ आता है एनबीटी प्रकाशन से, नेशनल बुक ट्रस्ट थे, तो उन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पर एक पुस्तक भी लिखी हुई है। ठीक है, तो उसमें बताया गया कि क्या वो सही मायने में उर्दू के पक्षपात, उर्दू की तरफ उनका झुकाव था या फिर क्या कारण था। यहाँ पर उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद दोनों को एक तरीके से तुलनात्मक रूप में देखने का प्रयास किया है। उसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को उन्होंने स्थापित किया है। तो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने का लाभ ये भी होता है कि आपको न सिर्फ ये इतिहास पढ़ते हुए आनंद आता है, बल्कि उन घटनाओं को आप जोड़कर देखते हैं तो आनंद कई गुना बढ़ जाता है। तो राजा भोज का सपना आपने देख लिया कि उसका जो भी अंश यहाँ पर उद्धृत किया गया है वो किस तरीके का, उसकी भाषा शैली कैसी है। आगे लिखते हैं कि अपने मानव धर्मसार की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी। इसका पता इस उद्धृत अंश से लगेगा। न सिर्फ राजा भोज का सपना में उन्होंने संस्कृत के पक्ष को लिया है, बल्कि मानव धर्मसार में भी ये चीज दिखाई पड़ती है। आप भी देखिए, मनुस्मृति इस हिंदुओं का मुख्य धर्मशास्त्र है, उसको कोई भी हिंदू अप्रामाणिक नहीं कर सकता। वेद में लिखा है कि मनु जी ने जो कुछ कहा है उसे जीव के लिए औषधि समझना। और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्मशास्त्राचार्यों में मनु जी सबसे प्रधान और अति मान्य है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में संपूर्ण वेदों का तात्पर्य लिखा है। खेद की बात है कि हमारे देशवासी हिंदू कहला के अपने मानव धर्मशास्त्र को न जाने और सारे कार्य उसके विरुद्ध करें। तो यहाँ पर मानव धर्मसार में मनुस्मृति का उल्लेख करते हुए उसकी जो भी अच्छाइयां हैं उसके बारे में बताया गया है। हालांकि आगे चलकर मनुस्मृति पर ढेर सारे सवाल उठाए गए, लेकिन शुरुआती दौर है और यहाँ पर हिंदू जनता को हिंदी के प्रति जोड़ना भी है। आप देखिए क्यों इन लोगों ने इसी को विषय बनाया। चाहते तो ये विज्ञान को भी विषय बना सकते थे, लेकिन जनता को जोड़ना है। जैसे आपने देखा कि शुरुआत में 2 विश्वविद्यालय इसी उद्देश्य से खोले गए थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ताकि इससे लोग जुड़े। नहीं तो अगर मुस्लिम हटा दिया जाए, हिंदू हटा दिया जाए, तो भी इन विश्वविद्यालयों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि लोगों को आकृष्ट करती हैं, लोगों को जोड़ती हैं। तो यहाँ पर देखिए इन पुस्तकों को, राजा भोज का सपना, मानव धर्म सार नामक जो भी पुस्तकें लिखी गई, कहीं न कहीं
लोगों को जोड़ने का एक उद्देश्य भी था। आगे बात करते हैं। मानव धर्मसार की भाषा राजा शिवप्रसाद की स्वीकृत भाषा नहीं। प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे, जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। यद्यपि अपने गुटका में जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी, उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श बनाए रखा, पर संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। इसका कारण चाहे जो समझिए, या तो यह कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, या अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये परिस्थितियों की वजह से यहाँ पर भाषा को लेकर जो भी व्यक्ति हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो किधर कब झुकना है, क्या करना है, वो देख रहे हैं। क्योंकि दौर चल रहा था हिंदी उर्दू विवाद का, और अंग्रेजों का जो झुकाव था वो उर्दू की तरफ था। तो वही गोदान की पंक्ति आप याद करिए, जो होरी कहता है कि पांव तले अगर गर्दन दबी है तो तलवे चाटने ही पड़ते हैं। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे, जो हो संवत 1917 के उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तकें राजा साहब ने लिखी, उनकी भाषा बिल्कुल उर्दूपन लिए। इतिहास तिमिरनाशक भाग 2 की अंग्रेजी भूमिका में जो संवत 1864 की लिखी है, राजा साहब ने साफ लिखा है कि मैंने बैताल पचीसी की भाषा का अनुसरण किया है। यानी आप देख रहे हैं इतिहास तिमिरनाशक 2 खंड यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके पहले भी एक खंड था और यहाँ पर दूसरा खंड है, जिसकी भूमिका अंग्रेजी में लिखी गई, और अंग्रेजी में यहाँ पर लिखी गई है पूरा कि आई मे बी pardoned for saying a few words here to those who always urge the exclusion of Persian words, even those which have become our household word from our Hindi books and use in their stead Sanskrit words quite out of place and fashion are those coarse expression which can be tolerated only among a rustic population। तो कुल मिलाकर के जो जनसंख्या ज्यादा जिस भाषा का प्रयोग कर रही है या फिर जिसमें चीजों को ग्रहण कर रही है, हमने उसी के तरफ थोड़ा सा झुकाव रखा है। आई हैव एडॉप्टेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट द लैंग्वेज ऑफ द बैताल पचीसी। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति थी, जैसे गद्य साहित्य का आविर्भाव हो रहा था तो कैसे हो रहा था। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि लल्लू लाल जी के प्रसंग में यह कहा जो जा चुका है कि बैताल पचीसी की भाषा बिल्कुल उर्दू है। आप भी परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर इस चीज को ध्यान में रखिए कि बैताल पचीसी जो कि लल्लू लाल ने लिखी थी, बिल्कुल उर्दू में लिखी थी। राजा साहब ने अपने इस उर्दू वाले सिद्धांत का भाषा का इतिहास नामक जिस लेख में निरूपण किया है, वही उनकी उस समय की भाषा का एक खास उदाहरण है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भाषा का इतिहास भी लिखा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, तो इस रचना को भी जरूर ध्यान में रखिए। कैसे लिखते हैं वो, हम लोगों को जहां तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए कि जो आम फहम और खास पसंद हो, अर्थात जिनको ज्यादा आदमी समझ सकते हैं और जो यहाँ के पढ़े लिखे आलिम फाजिल पंडित विद्वान की बोलचाल में छोड़े नहीं गए, और जहां तक बन पड़े हम लोगों को हरगिज गैर मुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिए और न संस्कृत की टकसाल कायम करके नए नए ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिए, जब तक कि हम लोगों को उसके जारी करने की जरूरत न साबित हो जाए, अर्थात यह कि उस अर्थ का कोई शब्द हमारी जबान में नहीं, यह जो है अच्छा नहीं है, या कविताई की जरूरत या इल्मी जरूरत या कोई और खास जरूरत साबित हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाषा का इतिहास लिखते हुए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने जो बातें यहाँ पर कही हैं, कई बार हमने देखा है कि ये परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि वो आम फहम और खास पसंद के एक तरीके से समर्थक के रूप में थे, और कह रहे हैं कि जब तक किसी शब्द की जरूरत ना पड़े अनावश्यक रूप से उसका यूज नहीं करना है, जैसे कि संस्कृत निष्ठ शब्दों के तरफ उन्होंने कहा है। आम फहम बोलचाल के भाषा का उन्होंने समर्थन किया था। आगे लिखते हैं कि भाषा संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने किया है, उसके अनुकूल उनकी यह भाषा कहाँ तक ठीक है, पाठक आप समझ सकते हैं। आम फहम, खास पसंद, इल्मी जरूरत,
जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं। फारसी के आलिम फाजिल चाहे ऐसे शब्द बोलते हों, पर संस्कृत हिंदी के पंडित विद्वान तो ऐसे शब्दों से कोसों दूर हैं। चाहे किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है। यहाँ पर देखिए एक कोटेशन इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। लिखते हैं कि किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है, अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रवृत्ति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप, रंग, आचार व्यवहार आदि का योग रहता है, उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी। तो ये कोटेशन आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बिल्कुल ध्यान में रखिए। कब वो कह रहे हैं? जब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा संबंधी जो भी उनका समर्थन रहा है, उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने लिखा कि जिन जिन शब्दों का प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया है वो कई जगहों पर ज्यादा प्रचलन में नहीं है। और कौन से शब्द प्रचलन में रहते हैं? तो उन्होंने कहा, यानी शुक्ल जी ने कहा कि किसी देश का साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई शब्द लाकर जोड़ दें और फिर उसको थोपें। आगे लिखते हैं कि संस्कृत शब्दों में थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो रुचिकर रूप हजारों वर्षों से चला आता था, उसके स्थान पर एक विदेशी रूप, रंग की भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। अभी हमने देखा एमपीपीएससी में एक सवाल पूछा गया था कि शुद्धतावादी हिंदी को लेकर कौन आगे बढ़ा था, तो इसमें राजा लक्ष्मण, राजा शिव प्रसाद इन लोगों का नाम था। आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न कहां से उठाए जा रहे हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो लेक्चर को बना रहा हूं। और मुझे पता है कि आप लोग इस समय एमसीक्यू पर ज्यादा जोर दे रहे होंगे, तो थोड़ा व्यूज कम आ सकता है, लेकिन ये एक संजीवनी वीडियो है, आपके लिए आगे बहुत काम में आने वाली। ठीक है, मैं थोड़ा सा दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाते हुए यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए शुक्ल जी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि तमाम लोगों ने हिंदी गद्य के विकास में अपना रोल निभाया। कभी वो उर्दू की तरफ झुक गए, कभी संस्कृत की तरफ झुक गए, लेकिन असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। उन्होंने संवत 1918 में प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र आगरे से निकाला और 1919 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। प्रिय विद्यार्थियों, वो शब्द आप देख लिए यहाँ पर, विशुद्ध हिंदी का। तो यहाँ पर राजा लक्ष्मण, अभी शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में बात कर रहे थे, अब आ गए कौन? राजा लक्ष्मण सिंह। यानी यही दो राजा हैं जो कि हिंदी उर्दू विवाद के मैदान में कूद पड़े थे, यानी कि प्रवेश ले चुके थे। और यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह आते ही क्या किए कि प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र निकाला। कहां से निकाला? आगरा से निकाला। ठीक है, वही आगरा जहां पर ईसाई मिशनरियों ने अपने प्रचार का एक केंद्र खोला हुआ था। आपको वो तथ्य याद आ गया होगा जिसको कि मैंने आम नाम से बताया हुआ था। ठीक है, आगरा, मिर्जापुर और मुंगेर। एक विद्यार्थी ने उत्तर में अजमेर लिख दिया है। जैसे कई बार हम अपने मोबाइल को टाइप करते हैं तो कुछ शब्द पहले से उसमें रहते हैं और हम इतने जल्दीबाजी में रहते हैं कि उसी को तुरंत क्लिक कर देते हैं। कई बार हमने देखा है कि कमेंट बच्चे अंड बंड करते हैं, मतलब कि ध्यान भी नहीं देते हैं कि हमने कमेंट क्या किया है। तो आप टाइपिंग मिस्टेक इसको कह सकते हैं। उससे बड़ा है कि जो टाइप करने वाला उसकी भी गलती। खैर, यहाँ पर देखिए राजा लक्ष्मण सिंह की एंट्री होती है। उनका एक अखबार आता है आगरा से जिसका नाम है प्रजा हितैषी। इस अखबार के नाम को ध्यान में रखिए, किसका हित? प्रजा का, यानी कि जो यहाँ की जनता, प्रजा हितैषी। ऐसे नाम नहीं रख दिया गया कि जैसे आजकल अंग्रेजी में नाम रख दिए जाते हैं बच्चों के, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई न कोई उद्देश्य है। और फिर इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम का उन्होंने अनुवाद किया, यानी संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। वो भी अनुवाद कैसा रहा? सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की आंख खुली। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी। अब ये कौन राजा साहब है? ये राजा लक्ष्मण। ठीक है, देखिए कई बार पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया गया था। तो जैसे 1861, 1862 इस तरीके से आते हैं
तो यहाँ पर आप देख लीजिए संवत 1919 दिया गया है, ठीक है। तो उसमें से 57 घटा लीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी अनुवाद किया था वो कैसे किया था इसको देखते हैं। अनुसुईया, अगर आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े होंगे तो अनुसुईया, प्रियंवदा, शकुंतला, दुष्यंत, कर्ण, ये सब पात्र हैं। अनुवाद देखिए कितना अच्छा किया गया है। अनुसुईया हौले प्रियंवदा से, मतलब धीरे से कहती है, सखी मैं भी इस सोच विचार में हूं, अब इससे कुछ पूछूंगी। प्रकट, महात्मा तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो। क्या कारण है जिससे तुमने अपने कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है। यानी वो प्रसंग उस समय का है जब दुष्यंत वहां पर बैठा हुआ है और लोगों को लग रहा है कि इसको तो अच्छे से राजपाट चलाना चाहिए, तो राजकुमार राजा की तरह देख रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्यों यहाँ पर बैठा हुआ है अपने कोमल गात, मतलब एकदम से जिसको हम बोले सुकुमार शरीर जिसकी होती है, वो अगर तपस्या कर रहा है। कई बार चुनाव के मौसम में ये चीजें दिखाई पड़ती हैं कि बड़े बड़े नेता जो कि एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन चुनाव में कोई गेहूं काटता हुआ दिखाई पड़ जाता है, कोई धान रोपता हुआ दिखाई पड़ जाता है, कोई झाड़ू लगाते हुए दिखाई पड़ जाता है। तो समय समय की बात है। यहाँ पर जो प्रसंग है अनुसुईया प्रियंवदा से पूछती है, तो ये अनुवाद किया गया। ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि बहुत ये कठिन हिंदी है। ठीक, आगे है, यह भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल में व्यवहृत संस्कृत के कुछ रसिक शब्द लिए हुए रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में राजा लक्ष्मण सिंह ने भाषा के संबंध में अपना मत स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है। कैसे प्रकट किया है इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हम लोग कोटेशन याद कर लेते हैं कि ये राजा लक्ष्मण का है, लेकिन उन्होंने कहां पर कहा है? रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राक कथन में, यानी कि भूमिका में कहा है। ठीक है, भूमिका में क्या कहा है? ये कोटेशन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। कई बार तो इतना ही दूर तक पूछ लिया जाता है कि ये किसका कोटेशन है, तो ये है राजा लक्ष्मण का। और किसमें है ये? इन्होंने रघुवंश की भूमिका में इस बात को कहा है। यानी कि राजा लक्ष्मण जो थे अभिज्ञान शाकुंतलम का तो अनुवाद किए ही, साथ में कालिदास के अन्य ग्रंथों को भी उन्होंने अनुदित करने का प्रयास किया है। उसी में बात कही उन्होंने कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, मतलब अलग अलग है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हों। तो ये स्पष्ट विचार किसका है? राजा लक्ष्मण का। आप देखेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हैं जो कि शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे, क्योंकि वो सरकारी कामकाज में लिप्त थे तो बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोल पा रहे, लेकिन राजा जो लक्ष्मण है ये तो स्पष्ट रूप से बता दिए कि अगर आप चाहते हैं कि हिंदी भाषा का विकास हो, गद्य का विकास हो, तो ये जरूरी नहीं कि उसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हों, आप संस्कृत के बहुत से शब्दों को ले सकते हैं। आगे बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल कि अब भारत की देश भाषाओं के अध्ययन की ओर इंग्लैंड के लोगों का भी ध्यान अच्छी तरह जा चुका था। उनमें जो अध्ययनशील और विवेकी थे, जो अखंड भारतीय साहित्य परंपरा और भाषा परंपरा से अभिज्ञ हो गए थे, उन पर अच्छी तरह प्रकट हो गया था कि उत्तरी भारत की असली स्वाभाविक भाषा का स्वरूप क्या है। इन अंग्रेज विद्वानों में फ्रेडरिक पिंकार्ट का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा बनाए रखना चाहिए। तो आपको भी एग्जाम तक फ्रेडरिक पिंकार्ट जो है उनको याद रखिए कि उनका क्या रोल रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनका जन्म संवत 1893 में इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने प्रेस के कामों का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया और अंत में लंदन की प्रसिद्ध एलन एंड कंपनी, जिसको कि WH एलन एंड कंपनी 13 वाटरलू प्लेस पॉल मॉल SW एक जगह का नाम दिया गया कि विशाल छापे खाने के मैनेजर हुए। यानी फ्रेडरिक पिंकार्ट जो थे वे इंग्लैंड के रहने वाले थे, इनको प्रेस के कामों में काफी अनुभव था और ये एक जो बड़ा सा छापा खाना था, प्रेस था, उसके मैनेजर नियुक्त हुए। वहीं वे अपने जीवन के अंतिम दिनों के कुछ पहले तक शांतिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करते रहे।
यानी फ्रेडरिक पिंकार्ट, जिनका देश हमारे ऊपर शासन कर रहा था, लेकिन वो यहाँ के लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ के लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए लगातार वो काम कर रहे थे, इसीलिए हिंदी प्रेमियों को उनको लगातार याद रखना चाहिए। आगे लिखते हैं कि संस्कृत की चर्चा पिंकार्ट साहब लड़कपन से ही सुनते आते थे। इसमें उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया। इसके उपरांत उन्होंने हिंदी और उर्दू का अभ्यास किया। इंग्लैंड में बैठे ही बैठे उन्होंने इन दोनों भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमें लेख और पुस्तकें लिखने लगे और अपने प्रेस में छपाने लगे। यद्यपि उन्होंने उर्दू का भी अच्छा अभ्यास किया था, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया था कि यहाँ की परंपरागत प्रकृति भाषा हिंदी है, अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और हित साधना में तत्पर रहे। उनके हिंदी लेखों, कविताओं और पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर भारतेंदु काल के भीतर की जाएगी। तो यहाँ पर संक्षेप में फ्रेडरिक पिंकार्ट के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और उनका जो रुझान है उसको भी साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि किस तरीके के थे पिंकार्ट, जो कि अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार थे, संस्कृत के भी अच्छे जानकार थे और हिंदी उर्दू के भी अच्छे जानकार थे। संयोग से जो भी विद्यार्थी जेएनयू से एमए कर रहे होंगे उनको भी 6 महीने तक उर्दू पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये वहां का ट्रेंड है। जितने भी अंतर विरोधी भाषाएं थी, हिंदी, उर्दू, तमिल, इन सबको जोड़कर एक सेंटर बनाया गया और इसी बहाने हम एक दूसरे की संस्कृति से मिलते जुलते हैं या फिर परिचित होते हैं। यहाँ पर देखिए पहले किस तरीके के विद्वान हुआ करते थे कि जो इस तरीके से नौकरी के लिए नहीं पढ़ते थे या फिर कोई इनको जॉब मिल जाए इसके लिए नहीं पढ़ते थे, बल्कि उनका कुछ न कुछ उद्देश्य रहता था। यहाँ पर देखिए अंग्रेज भी कुछ अच्छे व्यक्तित्व के थे या फिर अच्छे स्वभाव के थे जिन्होंने यहाँ के लिए काम किया है। आगे लिखते हैं कि संवत 1947 में उन्होंने उपयुक्त एलन कंपनी से संबंध तोड़ा और गिलबर्ट एंड रिविंगटन नामक विख्यात व्यवसाय कार्यालय में पूर्वी मंत्री नियुक्त हुए। उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापार पत्र आइन सौदागरी उर्दू में निकलता था, जिसका संपादन पिंकार्ट साहब करते थे। ये चीज आपको ध्यान में रखिए, आइन सौदागरी पूछा जा सकता है कि किस भाषा में निकलता था और इसका संपादन कौन करते थे, पिंकार्ट साहब करते थे। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। उन्होंने उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के लिए भी रखे। हालांकि आइन सौदागरी जो पत्र था उर्दू में निकलता था, लेकिन पिंकार्ट साहब का हिंदी के प्रति जो प्रेम था वो बरकरार था, तो इसमें कुछ पेज उन्होंने ऐड कर दिया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे। लेखों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्रों जैसे हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, भारत मित्र से उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे। तो ये देखिए कैसे हिंदी का विकास यहाँ के लोग तो कर रहे थे, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण, लेकिन पिंकार्ट महोदय का भी रोल रहा है, एक अंग्रेज होते हुए जिसका शासन खुद हमारे देश में है और एक मेमोरेंडम भी 1835 में निकल चुका है कि अब स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और जोर शोर से पढ़ाई जाएगी। उस बीच पिंकार्ट का ये काम बड़ा ही सराहनीय लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा होगा। आगे लिखते हैं कि भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। देखिए मान लीजिए इतना ही दूर तक आ जाए तो आप किसके बारे में सोचेंगे? आप वन लाइनर किताबों को खोजते रह जाएंगे, विद्वानों के नोट्स को लेकर पलटते रह जाएंगे, लेकिन नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। रामचंद्र शुक्ल ने यह बात किसके संदर्भ में कही है? ये बात कही है फ्रेडरिक पिंकार्ट के संबंध में। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी लेखकों से उनका बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार रहता था। उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिंकार्ट साहब के 2-4 पत्र मिलेंगे। हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहां के पत्रों में लेख लिखकर वे बराबर दिया करते थे। संवत 1957 यानी कि सन 1815 में वे रिया घास की खेती का प्रचार करने हिंदुस्तान में आए, पर साल भर से कुछ ऊपर ही यहाँ रह पाए थे कि लखनऊ में उनका देहांत हो गया। ये देखिए टर्निंग पॉइंट से यहाँ पर जन्म हुआ फ्रेडरिक पिंकार्ट का इंग्लैंड में, लेकिन उनका निधन कहाँ पर हो गया? लखनऊ में हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही सवाल, छोटा सवाल भी आ जाएगा
कि फ्रेडरिक पिंकार्ट जो कि हिंदी के लिए बहुत योगदान दिए और तमाम पत्र पत्रिकाओं का संपादन किए, फला फला साहित्यकारों से उनका पत्र व्यवहार होता था, उनका निधन कहाँ हुआ? उनका निधन हो गया लखनऊ में। कब हुआ? 7 फरवरी 1896 में। उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला। ये संयोग की ही बात है कि जो व्यक्ति हिंदी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था, उसका देहांत भी हिंदी पट्टी के एक बेहतरीन जगह जो कि लखनऊ के नाम से है वहां पर हुआ। तो इस चीज को आप समझिए कि बीच में फ्रेडरिक पिंकार्ट के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चर्चा की और कहा कि भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे, जैसे मैं आप सभी लोगों का हित सच्चे हृदय से चाहता हूं। यहाँ पर कोई इस तरीके की बनावटी चीज नहीं है कि लगे ही नहीं कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। वो सब आप लोग जान रहे होंगे कि कितना यहाँ पर गर्मी, जाड़ा, बरसात जो भी है, सब में हम एक समान रहते हुए आपकी परीक्षा तक लगातार कोशिश करते हैं कि आपको उस मंजिल तक पहुंचाया जाए। न सिर्फ यूजीसी नेट बल्कि जितनी भी परीक्षाएं हैं नौकरी वाली, उसमें भी। तो ये सच्चा हृदय, बार बार क्यों सच्चे हृदय की बात की जा रही है? हृदय तो सबके पास है, लेकिन आप लोग उस चीज को समझ पा रहे होंगे कि सही मायने में सच्चा हृदय क्या है। तो फ्रेडरिक पिंकार्ट बेहतरीन व्यक्ति थे और जो कुछ घटनाएं घटी उनके बारे में आप समझ गए। उनका देहांत कहाँ हो गया? लखनऊ में हो गया। आगे लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल कि संवत 1919 में जब राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक लिखा, तब उसकी भाषा देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका एक बहुत सुंदर परिचय उन्होंने लिखा। बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और रूप रंग की भाषा का लादा जाना वे बहुत अनुचित समझते थे, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव अंग्रेज थे। उनको लगता था कि भाषा या फिर कोई वेशभूषा किसी के ऊपर लादना नहीं चाहिए। अपना यह विचार उन्होंने अपने उस अंग्रेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है, जो उन्होंने बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली का पद्य की भूमिका के रूप में लिखा था। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि एक व्यक्ति थे अयोध्या प्रसाद खत्री, जो कि खड़ी बोली पद्य का आंदोलन चला रहे थे और कहा जाता है कि वो एक झंडा लेकर चलते थे। साइकिल से मान लीजिए चल रहे हैं तो उसमें झंडा लगा लेते थे, जैसे आजकल चुनावी पार्टियों में लोग लगा कर जाते हैं। उस जमाने में अयोध्या प्रसाद खत्री एक बड़े अलग ढंग के व्यक्ति थे, जिसको मैं बोलूं कि पागलपन सवार इनके मन में था खड़ी बोली में पद्य लिखने को लेकर। जब ये खड़ी बोली पद्य का आंदोलन चला रहे थे, उस जमाने में ब्रज भाषा में पद्य लिखा जा रहा था। ठीक है, शुरुआत में खड़ी बोली में पद्य नहीं लिखे जा रहे थे, यहाँ तक कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी देखेंगे आप तो उन्होंने कहा कि जब वो खड़ी बोली में कविताएं लिख रहे हैं तो भौरी सी कविताएं उनको लग रही हैं, मतलब खराब लग रहे हैं, इसलिए वो आप देखेंगे कि उर्दू और ब्रज भाषा में लिखते थे। ये तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जब आए तो उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि खड़ी बोली गद्य और पद्य दोनों की भाषा हो जाए, दोनों का माध्यम हो जाए। तो अयोध्या प्रसाद खत्री का यहाँ पर ध्यान में रखना है कि खड़ी बोली का पद्य आंदोलन किसने चलाया? अयोध्या प्रसाद खत्री ने चलाया और उसकी भूमिका पिंकार्ट ने लिखी हुई थी। देखिए उसमें क्या लिखे थे वो? फारसी मिश्रित हिंदी अर्थात उर्दू या हिंदुस्तानी के अदालती भाषा बनाए जाने के कारण उनकी बड़ी उन्नति हुई। इससे साहित्य की एक नई भाषा ही खड़ी हो गई। पश्चिमोत्तर प्रांत के निवासी जिनकी यह भाषा कही जाती है, इसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सीखने के लिए विवश किए जाते हैं। तो ये भूमिका में लिखा, खड़ी बोली का पद्य में। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि पहले कहा जा चुका है कि राजा शिव प्रसाद ने उर्दू की ओर झुकाव हो जाने पर भी साहित्य की पाठ्यपुस्तक गुटका में भाषा का आदर्श हिंदी ही रखा। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए, जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की एक पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, जिसको कि हमने गुटका शब्द का प्रयोग किया है। वैसे मुझे याद आ रहा है कि जब मैं साइंस का विद्यार्थी था, 11वीं 12वीं पढ़ता था, तो एक गुटका आता था जिसमें कि जो भी प्रैक्टिकल के सिद्धांत हुआ करते थे उसमें उसके हल रहते थे। आप लोगों को भी याद आ गया होगा कि उसको हम लोग गुटका बोलते थे पूर्वांचल के इलाके में। बाकी अलग अलग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, पॉकेट बुक भी बोल सकते हैं। तो गुटका शब्द आया तो मुझे वो दौर याद आ गया। तो देखेंगे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का झुकाव भले उर्दू की तरफ था, लेकिन जिस गुटके की बात की जा रही है उसकी जो भाषा थी वो हिंदी थी। उक्त गुटका में उन्होंने राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी के साथ ही राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक का भी बहुत सा अंश रखा है। पहला गुटका शायद संवत 1924 में प्रकाशित हुआ था। आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखने से ऐसा लग रहा है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है लक्ष्मण सिंह की पुस्तकों का भी
को जगह दी है, यानी कि तथ्यों को अपने पुस्तकों में, जिसमें कि गुट का कई पुस्तकों का इसमें लग रहा है कि कलेक्शन है, जिसको कि संपादित हम कर सकते हैं, जिसमें राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी और शकुंतला नाटक का अंश रखा गया है। संवत 1919 और 1924 के बीच कई संवाद पत्र हिंदी में निकले। शुरुआत में हमने उदंत मार्तंड के बारे में भी देखा, वो भी कैसा पत्र था? संवाद पत्र था। यानी कि शुरुआती दौर में जो भी हिंदी के पत्र निकले वो संवाद आधारित पत्र थे। प्रजा हितैषी का उल्लेख हो चुका है, शुक्ल जी कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है उल्लेख हो चुका है, आपके दिमाग में भी आ गया होगा कि किसने संपादित किया था, कहां से किया था। संवत 1920 में लोक मित्र नाम का एक पत्र ईसाई धर्म प्रचार के लिए आगरे से निकला था। प्रजा हितैषी जहां आगरा से निकला, वहीं एक दूसरा पत्र आप देख रहे हैं लोक मित्र। ये अखबार क्यों, ये समाचार पत्र क्यों निकला? क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार करना था और ये भी आगरा से निकला, जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती थी। लखनऊ से जो अवध अखबार उर्दू निकलने लगा था, उसके कुछ भाग में हिंदी के लेख भी रहते थे। तो यहाँ पर आप देखिए बीच बीच में पत्र पत्रिकाओं का भी उल्लेख किया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रजा हितैषी आगरा से, लोकमित्र आगरा से, अवध अखबार लखनऊ से। तो याद करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, अवध लखनऊ का पार्ट जो है उसी को बोला जाता है। लेकिन ये किस भाषा में निकलता था? उर्दू में निकलता था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन परिस्थितियां बदलने के कारण उसमें कुछ हिंदी के भी लेख जुड़ने लगे। आगे लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल कि जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में रहकर हिंदी की किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे थे, उसी प्रकार पंजाब में बाबू नवीन चंद्र राय महाशय कर रहे थे। यहाँ पर एक और घटना घटती है कि हिंदी पट्टी में जहां राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण, फ्रेडरिक पिंकार्ट इंग्लैंड से रहते हुए फिर लखनऊ आना जाना उनका लगा रहा, लेकिन अहिंदी भाषा क्षेत्र पंजाब में एक व्यक्ति का बड़ा रोल रहा है। वो व्यक्ति कौन है? बाबू नवीन चंद्र राय। वो क्या कर रहे थे? संवत 1920 और 1937 के बीच नवीन बाबू ने भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तकें तैयार की और दूसरों से तैयार कराई। ये पुस्तकें बहुत दिनों तक वहां कोर्स में रही। पंजाब में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने वालों में ये मुख्य थे। बाबू नवीन चंद्र राय सामान्य व्यक्ति नहीं है। जहां पर इनका हिंदी के प्रति झुकाव था, वहीं दूसरी तरफ हिंदी की तरह ही भारतीय समाज में स्त्रियों की भी स्थिति थी, उनका भी वो ख्याल रखते थे, उनका भी प्रचार कर रहे थे। शिक्षा प्रचार के साथ साथ समाज सुधार आदि के उद्योग में भी बराबर रहा करते थे। ईसाइयों के प्रभाव को रोकने के लिए किस प्रकार बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, उसका उल्लेख पहले हो चुका है। नवीन चंद्र ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्रिकाएं भी निकाली। यानी कि नवीन चंद्र राय जो कि ब्रह्म समाज का भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। संवत 1924 यानी 1867 में उनकी ज्ञानदायिनी पत्रिका निकली, जिसमें शिक्षा संबंधी तथा साधारण ज्ञान विज्ञान लेख भी रहा करते थे। तो इस पत्र को जरूर ध्यान में रखिए, जिसको कि नवीन चंद्र राय ने निकाला था, ज्ञानदायिनी पत्रिका। यहां पर यह कह देना आवश्यक है कि शिक्षा विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में ये सहायक हुए, वह शुद्ध हिंदी गद्य था। हिंदी को उर्दू के झमेले में पढ़ने से ये सदा बचाते रहे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुद्ध हिंदी गद्य के प्रचार में राजा लक्ष्मण और नवीन चंद्र राय, इन दोनों का नाम आप अपने दिमाग में जरूर रखिए। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें उर्दू के पक्षपातियों से उसी प्रकार लड़ना पड़ता था जिस प्रकार यहाँ राजा शिव प्रसाद को विद्या की उन्नति के लिए लाहौर से अंजुमन लाहौर नाम की एक सभा स्थापित की। इसको भी ध्यान में रखना है, यह भी तथ्य इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पूछा जाता रहा है कि लाहौर में अंजुमन लाहौर नाम की संस्था किसने स्थापित की? तो बाबू नवीन चंद्र राय। संवत 1923 के उसके एक अधिवेशन में किसी सैयद हादी हुसैन खान ने एक व्याख्यान देकर उर्दू को ही देश में प्रचलित होने के योग्य कहा। उस सभा की दूसरी बैठक में नवीन बाबू ने खां साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन करते हुए कहा, उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों के व्यर्थ बहुत से अरबी फारसी के शब्द भर दिए हैं। पद या छंदोबद्ध रचना के भी उर्दू उपयुक्त नहीं। हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें।
उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं। बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर आप देखिए, इस पैराग्राफ को तोड़ तोड़ कर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है। किसका कथन है? बाबू नवीन चंद्र राय का। और यहाँ पर क्या कहा? उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की। तो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में हिंदी उर्दू विवाद और धर्म को लेकर भी विवाद चल रहा है। आप व्याख्यानों में देखिए कि जहां पर हिंदू धर्म के लोग हैं या फिर हिंदू हैं, वो हिंदी की पक्षधरता को ले रहे हैं, और जो मुसलमान है वो उर्दू की। तो व्याख्यान चल रहा है आपस में। किस तरीके से आज की स्थिति होती तो मारपीट हो जाती, लेकिन उस जमाने में आप देख रहे हैं कि लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पर, नवीन बाबू के इस व्याख्यान की खबर पाकर इस्लामी तहजीब के पुराने हामी, हिंदी के पक्के दुश्मन गारसद तासिफ फ्रांस में बैठे बैठे बहुत झल्लाए, और अपने एक प्रवचन में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उर्दू का पक्षमंडन किया। इस तथ्य को आप पहले से भी जान रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गारसद तासी के कथनों के ऊपर चर्चा की थी, आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो कभी न कभी तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, सच्चे हृदय को समझिए कि मैं क्यों इस वीडियो लेक्चर को अभी बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहां से कई सवाल आने वाले हैं। नहीं आएंगे तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप एग्जाम में बढ़त बनाएंगे। गारसद तासी को मौका मिल गया, बाबू नवीन चंद्र राय के व्याख्यान की खबर आग की तरफ फैली, और गारसद तासी वहां से क्या हुआ? झल्ला गया। और फिर उसने एक लिखा, प्रवचन में बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध किया। हिंदी का विरोध किया गारसद तासी, और उर्दू का पक्ष लिया, तथा नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा। यह भी यहां पर देखिए, उसने कहा कि राजा लक्ष्मण को नहीं कहा, लेकिन नवीन बाबू को कट्टर हिंदू कहा है। अब यह फ्रांसीसी हिंदी से इतना चिढ़ने लगा था कि उसके मूल पर ही उसने कुठार चलाना चाहा, और बिम्ब साहब का हवाला देते हुए कह डाला कि हिंदी तो एक पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी। आर्यों ने आकर उसका नाश किया, और जो बचे खुचे शब्द रह गए उनकी व्युत्पत्ति भी संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकाला। तो ये किसका कथन था? ये गारसद तासी का था। उसका मानना था कि हिंदी तो एक पुरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी। चीजों को समझिए, आर्यों ने आकर नाश कर दिया, जो कुछ बचे खुचे थे उनकी व्युत्पत्ति भी संस्कृत से सिद्ध करने का रास्ता निकाला। यानी कि हिंदी को कहा कि ये तो खत्म हो चुकी है, बहुत ही पुरानी भाषा है। इसी प्रकार जब जहां कहीं हिंदी का नाम लिया जाता, तब तासी बड़े बुरे ढंग से विरोध में कुछ न कुछ इस तरह की बातें कहता था। यानी कि उसका दिमाग पूरा खराब हो गया था। और दिमाग खराब होने से मुझे एक बात याद आ गई कि एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया कि सर आपके वीडियो लेक्चर में कहीं भी आवाज नहीं आती है ठीक से, और मेरा दिमाग खराब हो गया। और इतने विद्यार्थी जो कि तमाम नौकरियों में गए, तमाम परीक्षाओं में क्वालिफाई किए, इंटरव्यू तक गए, लेकिन उन्होंने बड़े सहनशीलता के साथ अगर कहीं भी कुछ कमी है तो कमेंट्स करके बता देते हैं। लेकिन मैं क्या किसी के दिमाग को खराब करने के लिए जुड़ा हुआ हूं? दिमाग इस चैनल से नहीं आपका खराब है, आपका दिमाग खुद से खराब है। दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसको जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर गारसद तासी भी वैसे ही, जैसे जहां भी हिंदी के समर्थन की बात आती थी वो तुरंत आग बबूला हो जाता था और अनाप शनाप बकने लगता था। सर सैयद अहमद खां का अंग्रेज अधिकारियों पर कितना प्रभाव था यह पहले से आप लोग जानते हैं। संभवतः 1925 में इस प्रांत के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैवेल साहब ने अपनी यह राय जाहिर की है। क्या हैवेल जी ने क्या जाहिर की राय, उसको देखते हैं। यह अधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती, न कि एक ऐसी बोली में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अंत में एक दिन उर्दू के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। यानी कि एक आप देख रहे हैं कि पूरा मुहिम चल रही है हिंदी को कैसे, और हिंदी के जो प्रचारक हैं उनको पीछे कैसे खींचा जाए। यहां पर कहा गया कि एक दिन वो आएगा जब हिंदी उर्दू के सामने सिर झुकाते हुए नजर आएगी। आज आप देखेंगे कि स्थितियां बदल गई, उल्टा हो गया है जस्ट। तो देखिए, हैवेल जी ने इस बात को कहा है, वो अपनी राय जाहिर की है। इस राय को गारसद तासी ने बड़ी खुशी के साथ अपने प्रवचन में शामिल किया। गारसद तासी को पता चला कि एक व्यक्ति और उसकी तरह सोचने वाला मिल गया है। इस प्रकार इलाहाबाद इंस्टीट्यूट के एक अधिवेशन में
संवत 1925 जब यह विवाद हुआ था कि देसी जबान हिंदी को माने या उर्दू को, तब हिंदी के पक्ष में कई वक्ता उठकर बोले थे। यहाँ पर ध्यान रखिए, ये टर्निंग पॉइंट हिंदी उर्दू विवाद में एक आ रहा है कि इलाहाबाद के एक इंस्टीट्यूट में संवत 1925 में एक विवाद खड़ा हो गया कि देसी जुबान किसको माने, यहाँ की जुबान कौन है, हिंदी है या फिर उर्दू है। तो कई लोगों ने हिंदी के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। उन्होंने कहा था कि अदालतों में उर्दू जारी होने का यह फल हुआ है कि अधिकांश जनता, विशेषतः गांव की, जो उर्दू से सर्वथा अपरिचित है, बहुत कष्ट उठाती है। इससे हिंदी का जारी होना बहुत आवश्यक है। बोलने वालों में से किसी ने कहा कि केवल अक्षर नागरी के रहें, और कुछ लोगों ने कहा कि भाषा भी बदलकर सीधी सादी रखी जाए। इस पर भी गारसेदुल तासी ने हिंदी के पक्ष में बोलने वालों का उपहास किया था। अब गारसेदुल तासी, जिसको हम लोग कहते हैं कि हिंदी का पहला इतिहास लिखा है, वो जानबूझकर फ्रेंच में लिखा है। चाहता तो वो हिंदी में लिख सकता था। वास्तविकता आप जान रहे हैं, आप सभी के परीक्षाओं में पूछने के लिए लिख दिया कि आगे उसको पता था कि यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा। वो चाहता तो हिंदी में लिख सकता था। इतना जब वो हिंदी का विरोध कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि हिंदी भाषा को थोड़ा बड़ा जानता होगा। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन मुझे अच्छे व्यक्ति लगते हैं पर्सनली, अगर मैं कहूं तो। लेकिन तासी तो यहाँ पर बड़ा खतरनाक दिख रहा है, वो चीज आप भी समझ रहे होंगे। फिर उसको बोलने का मौका मिल गया और उपहास उड़ाया। उसी काल में इंडियन डेली न्यूज के एक लेख में हिंदी प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई थी। उसका भी जवाब देने तासी साहब खड़े हुए थे। अवध अखबार में जब एक बार हिंदी के पक्ष में लेख छपा था, तब भी उन्होंने उसके संपादक की राय का जिक्र करते हुए हिंदी को एक भद्दी बोली कहा था, जिसके अक्षर भी देखने में सुडौल नहीं लगते। ये तासी का हिंदी के प्रति इतना तो कोई मुस्लिम भी हिंदी को लेकर पूर्वाग्रही नहीं होता जितना कि ये फ्रांसीसी व्यक्ति तासी था। क्या कहा उसने? हिंदी को एक भद्दी बोली कहा था। आप वन लाइनर किताबें पढ़ते पढ़ते नौकरी पा जाएंगे। लेकिन हिंदी उर्दू विवाद को लेकर गारसेदुल तासी का क्या विचार था? विचार ही नहीं बल्कि इसमें कट्टरपन था बहुत। वो, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को हिंदी बोलते हुए सुन लेता तो शायद उसको ऊपर हमला कर देता या फिर कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उसके दिमाग में आप देख रहे हैं कि हिंदी को लेकर कितनी नकारात्मकता भरी पड़ी थी। आगे लिखते हैं कि शिक्षा के आंदोलन के साथ ही साथ ईसाई मत का प्रचार रोकने के लिए मतांतर संबंधी आंदोलन देश के पश्चिमी भागों में भी चल पड़े। पैगंबरी एकेश्वरवाद की ओर नव शिक्षित लोगों को खींचते देख स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए और संवत 1920 में उन्होंने अनेक नगरों में घूम घूमकर व्याख्यान देना आरंभ किया। इसी बीच क्या हुआ कि स्वामी दयानंद सरस्वती का भी प्रवेश होता है और उन्होंने वैदिक एकेश्वरवाद, वेदों की ओर लौटो, जो कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं, और उन्होंने भी घूम घूमकर लोगों में व्याख्यान देना शुरू कर दिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में ही होते थे, यानी कि सीधी सरल जो भाषा थी हिंदी, उसमें होते थे। स्वामी जी ने अपना सत्यार्थ प्रकाश तो हिंदी या आर्य भाषा में प्रकाशित ही किया, वेदों के भाष्य भी संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। यहाँ पर ध्यान में रखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसका है? दयानंद सरस्वती का है, हिंदी में है। साथ में उन्होंने वेदों के भाष्यों को भी संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित किया। स्वामी जी के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। ये देखिए इंपॉर्टेंट कोटेशन यहाँ पर। आर्य भाषा को हिंदी कौन कहते थे? जो स्वामी जी के अनुयायी थे, भक्त थे, उनको फॉलो करने वाले थे, वो लोग कहते थे। स्वामी जी ने संवत 1922 में आर्य समाज की स्थापना की और सब आर्य समाजियों के लिए हिंदी या आर्य भाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया। यहाँ पर एक व्यक्तिगत प्रयास करने का यहाँ पर प्रयास किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, कि लोगों से आग्रह किया कि आप लोग भी हिंदी को पढ़िए। संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों और पंजाब में आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। पंजाबी बोली में लिखित साहित्य न होने से और मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क से पंजाब वालों की लिखने की पढ़ने की भाषा उर्दू हो रही थी। आज जो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है, इन्हीं की बदौलत है। किसके बदौलत है? स्वामी दयानंद सरस्वती के। इस चीज को ध्यान में रखिए। हो सकता है कि यहाँ से सवाल पूछा जाए, खासतौर से वो हमारे विद्यार्थी जो पंजाब से जुड़े हुए हैं, वो एक बार जरूर कमेंट्स करेंगे कि पंजाब के किस इलाके से हैं। एक बार मुझे पंजाब जाने का मौका मिला था, बीच में तो चंडीगढ़ पड़ गया। इसके बाद मैं कालका जी गया हुआ था। एक कालका जी वहां पर है, अरुणा आसिफ अली कॉलेज करके, जिसमें कि मुझे
एक लेक्चर देना था। ठीक है, मैं उस समय पीएचडी का विद्यार्थी था, तो वहां पर गया हुआ था। अरुणा आसिफ अली महाविद्यालय से अगर कोई विद्यार्थी जुड़े हैं तो एक बार जरूर कमेंट्स कीजिए। हालांकि इतनी पहुंच नहीं हुई होगी अभी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आज जो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है वो किसकी बदौलत है? वो है दयानंद सरस्वती और आर्य समाजियों के वजह से। आगे लिखते हैं कि संवत 1910 के लगभग ही विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान पंडित श्रद्धाराम फुलौरी के व्याख्यानों और कथाओं की धूम पंजाब में आरंभ हुई। जालंधर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों के प्रभाव से कपूरथला नरेश महाराज रणवीर सिंह ईसाई मत की ओर झुक रहे थे। पंडित श्रद्धाराम जी तुरंत संवत 1920 में कपूरथला पहुंचे और उन्होंने महाराज के सब संशयों का समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रम धर्म का ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सब लोग मुग्ध हो गए। पंजाब के सब छोटे बड़े स्थानों में घूमकर पंडित श्रद्धाराम जी उपदेश और वक्तृताएं देते आते और तथा रामायण महाभारत आदि की कथाएं सुनाते। उनकी कथाएं सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते और सहस्त्रों आदमियों की भीड़ लगती थी। यानी कि आप देख रहे हैं कि पंजाब में बाबू नवीन चंद्र राय के अलावा आप देख रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती और श्रद्धाराम फुलौरी, ठीक है, जिनका की उपन्यास भी भाग्यवती है, आप पढ़े होंगे, या फिर हिंदी उपन्यासों में जो प्रथम उपन्यास का विवाद है उसमें उसका नाम आता है। तो उसके पहले श्रद्धाराम फुलौरी ने कितना मेहनत किया उसको आपको देखना है। यहाँ पर वो घूम घूम कर लोगों को उपदेश सुनाते थे और उनके उपदेश इतना रुचिकर होते थे कि लोग खुद खींचा हुआ जाते थे। जैसे आजकल आप देखते हैं चुनावों में लोग नेताओं के भाषण को सुनने के लिए जाते हैं, ठीक है। उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था और उनकी भाषा बहुत जोरदार होती थी। अब ये मान लीजिए कोटेशन यहाँ पर आ जाएगा, तो किसके बारे में बातें कही जा रही हैं? ये श्रद्धाराम फुलौरी के बारे में बातें कही जा रही हैं। स्थान स्थान पर उन्होंने धर्म सभाएं स्थापित की और उपदेशक तैयार किए। उन्होंने पंजाबी और उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी, पर अपनी मुख्य पुस्तकें हिंदी में ही लिखी हैं। अपना सिद्धांत ग्रंथ सत्यामृत प्रवाह, इसको ध्यान में रखिए, सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, किसका है? श्रद्धाराम फुलौरी का। उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा है। वे बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे और वेद शास्त्र के यथार्थ अभिप्राय को किसी उद्देश्य से छिपाना अनुचित समझते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली कितना सरल और सहृदयी हो गई है श्रद्धाराम फुलौरी के कर्मों को देखते हुए, और बड़ा ही मीठी वचन में ये सभी चीजें आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं। लिखते हैं आगे कि इसी से स्वामी दयानंद की बहुत सी बातों का विरोध वे बराबर करते रहे। यद्यपि वे बहुत सी बातें कह और लिख जाते थे जो कट्टर अंधविश्वासियों को खटक जाती थी और कुछ लोग इन्हें नास्तिक तक कह देते थे, पर जब तक वे जीवित रहे सारे पंजाब के हिंदू उन्हें धर्म का स्तंभ समझते रहे। किसको? श्रद्धाराम फुलौरी को। आगे लिखते हैं कि पंडित श्रद्धाराम जी कुछ पद्य रचना भी करते थे। हिंदी गद्य में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा और वे हिंदी भाषा के प्रचार में बराबर लगे रहे। संवत 1924 में उन्होंने आत्मचिकित्सा नाम का एक अध्यात्म संबंधी पुस्तक लिखी, जिसमें संवत 1928 में हिंदी में अनुवाद करके छपाया। इसके पीछे वे तत्वदीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह जो कि इनके व्याख्यानों का संग्रह है, शतोपदेश जो कि दोहे में है, इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अपना एक बड़ा जीवन चरित्र लगभग 14,000 पृष्ठ में 1400 पृष्ठ में लिखा था, जो कहीं खो गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि 1400 पृष्ठ का जीवन चरित्र उनका कहीं खो गया। ये तो बड़ी चिंता की बात है। लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप देखिए, यहाँ पर जिन जिन पुस्तकों का उल्लेख किया गया वो किसके हैं? श्रद्धाराम फुलौरी के। इसके बाद जिस उपन्यास की मैं बात कर रहा था उसकी बारी आ गई। भाग्यवती नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत 1934 में उन्होंने लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। अपने समय के वे एक सच्चे हिंदी हितैषी और सिद्ध हस्त लेखक थे। ये देखिए कोटेशन भी भ्रम में रखने वाला है। किसके बारे में बात कही जा रही है? ये बात कही जा रही है श्रद्धाराम फुलौरी के बारे में, कि अपने समय के वे एक सच्चे हिंदी हितैषी और सिद्ध हस्त लेखक थे। ठीक है, संवत 1938 में उनकी मृत्यु हुई। जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुंह से सहसा निकला कि भारत में भाषा के लेखक दो हैं, एक काशी में, दूसरा पंजाब में। ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। कभी भी ये पूछा जा सकता है कि किसने कहा
उनके मरते हुए व्यक्ति के मुंह से ये बात निकल रही है कि भारत में भाषा के दो लेखक हुए, एक काशी में, दूसरा पंजाब में। काशी में कौन भाषा के लेखक, चाहे वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण, और दूसरा पंजाब में खुद। परंतु आज एक ही रह जाएगा, ये बात उन्होंने कहकर अपना प्राण त्याग दिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चंद्र से था। यहां पर देखिए, मैं भी आपको क्या बता रहा था और क्या यहां पर आ गया। जो काशी में लेखक थे हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र को याद करते हुए आखिरी दौर में उन्होंने अपने प्राण को त्यागा और कहा कि भारत में भाषा के दो लेखक थे, एक काशी में जो कि बाबू हरिश्चंद्र थे और दूसरे पंजाब में वो खुद। और उसमें से कौन बच रहा है, एक बच रहा है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र बच रहे हैं। तो ये कोटेशन आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। पढ़ते पढ़ते कई नई चीजें सीखने को मिल जाती हैं। आगे लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल कि राजा शिव प्रसाद आम फार्म और खास पसंद भाषा का उपदेश ही देते रहे, उधर हिंदी अपना रूप आप स्थिर कर चली। इस बात में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने भी बहुत कुछ सहायता पहुंचाई। हिंदी गद्य की भाषा किस दिशा की ओर स्वभावतः जाना चाहती है, इसकी सूचना तो काल अच्छी तरह दे रहा था, मतलब समय। सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य चिरकाल से संस्कृत की परिचित और भावपूर्ण पदावली का आश्रय लेता चला आ रहा था। अतः गद्य के नवीन विकास में उस पदावली का त्याग और किसी विदेशी पदावली का सहसा ग्रहण कैसे हो सकता था, जबकि बंगला, मराठी आदि अन्य देशी भाषाओं का गद्य परंपरागत संस्कृत पदावली का आश्रय लेता हुआ चल पड़ा था। तब हिंदी गद्य उर्दू के झमेले में पड़कर कब तक रुका रहता। सामान्य संबंध सूत्र को त्याग कर दूसरी देशी भाषाओं से अपना नाता हिंदी कैसे तोड़ सकती थी। उनकी सगी बहन होकर एक अजनबी के रूप में उनके साथ वह कैसे चल सकती थी। अभी बात हो रही थी हिंदी, उर्दू, संस्कृत की, लेकिन यहाँ पर कुछ देशी भाषाएं थी जिसमें बांग्ला और मराठी का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये हिंदी की सगी बहनें, उनसे कैसे कोई अपना संबंध तोड़ सकता है। आगे लिखते हैं कि जबकि यूनानी और लैटिन के शब्द यूरोप के भिन्न भिन्न मूलों से निकली हुई देशी भाषाओं के बीच एक प्रकार का साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं, तब एक ही मूल से निकली हुई आर्य भाषाओं के बीच उस मूल भाषा के साहित्यिक शब्दों की परंपरा यदि संबंध सूत्र के रूप में चली आ रही है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। कुछ अंग्रेज विद्वान संस्कृत गर्भित हिंदी की हंसी उड़ाने के लिए किसी अंग्रेजी वाक्य में उसी भाषा में लैटिन के शब्द भरकर पेश करते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि अंग्रेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है, पर हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएं संस्कृत के कुटुंब की हैं, उसी के प्राकृत रूप से निकली हैं। इन आर्य भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा को भी संस्कृत साहित्य की परंपरा का विस्तार कह सकते हैं। देश भाषा के साहित्य को उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिली। विचार और वाणी की इस धारा से हिंदी अपने को विच्छिन्न कैसे कर सकती है। राजा लक्ष्मण सिंह के समय में ही हिंदी गद्य की भाषा अपने भावी रूप का आभास दे चुकी थी। अब आवश्यकता ऐसे शक्ति संपन्न लेखकों की थी जो अपनी प्रतिभा और उद्भावना के बल से उसे सुव्यवस्थित और परिमार्जित करते और उसमें ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता के रुचि के अनुकूल होती। ठीक इसी परिस्थिति में भारतेंदु का उदय हुआ। तो आपने देखा कि गद्य साहित्य का आविर्भाव में हमने तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए तमाम विवादों को देखते हुए आगे बढ़ा और न सिर्फ हिंदी पट्टी में बल्कि हिंदी पट्टी के अतिरिक्त और भी जो क्षेत्र थे, पंजाब, गुजरात, वहां पर भी इसका प्रचार लोगों ने करने का प्रयास किया। और श्रद्धाराम फुल्लौरी ने अपने अंतिम समय में प्राण त्यागने से पहले उन्होंने कहा कि भाषा के लेखक दो ही हुए, एक तो काशी में हुआ और दूसरा पंजाब में। उसमें से एक आज जा रहा है और एक बच रहा है। लोगों के दिमाग में आया जो बच रहा है वो कौन है, तो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आगे के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि हिंदी उर्दू विवाद से निकलते हुए भारतेंदु ने हिंदी गद्य के विकास में अपना रोल किस तरीके से निभाया और क्यों कहा गया कि सन 1873 में हिंदी नए चाल में ढली। तो इन सभी चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। आप सभी के मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। लगातार इस चैनल से आप जुड़े रहिए। चाहे किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके कंसेप्ट को हम प्याज के छिलके की तरह सतह दर सतह
उतारते जाएंगे और आपके मन में वो कोमलता बनती जाएगी जो कि आपके एग्जाम हॉल में दिखाई पड़ेगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।